सर कुछ ईरान के हवाले से भी जेडी वेंस साहब कह रहे हैं कि ईरान के अंदर भी एक हल्का मुज़ाकरात का हामी है, जबकि दूसरा हार्ड लाइनर है, सख्त मौक़िफ़ रखता है। सफारतकारी के आप अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर बताइए कि आप इस दाखिली तकसीम को किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या यही इख्तिलाफ किसी मुमकिन मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं? कोई आप देख रहे हैं कोई अंदरूनी तकसीम वहाँ पर? जी, मैं तो खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, इसको मैं समझता हूँ। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो मैं इंडिया पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं पाकिस्तान के मफाद में समझता था, मैं डटा हुआ था, लेकिन भाई लोग दूसरे भी थे जो मुझसे नहीं एग्री करते थे, वो दूसरी तरफ डटे हुए थे। तो ये नेचुरल सी बात है। वो कहते थे इंडिया पाकिस्तान के मफाद में है ही नहीं, वो कहते अभी ना करो कश्मीर पे हमला। कई लोग मुझे कहते हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, और मैंने कहा तुम टुकड़ों का इंतजार करो, मैं कश्मीरियों का देख रहा हूँ, उनका क्या असर हो रहा है। लेकिन बहस थी, ये कोई आसान काम तो नहीं था। फिर हुआ क्या हुआ, एक अंपायर था, अंपायर प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे। उनका फैसला वही था जो मेरी राय थी। मेरी राय ये थी कि ये पाकिस्तान के मफाद में है। तो अब पोजीशन ये हो गई, जितनी देर तो इनके रहबर जिंदा थे, आयतुल्लाह खामेनी, ही वॉज द एम्पायर। उस वक्त भी डिवीजन थी ईरान में, यानी कोई नई डिवीजन आ गई, लोग उस डिवीजन का जिक्र नहीं करते थे। वो एक फाइनल अथॉरिटी थे। और अब हुआ ये, उनकी शहादत के बाद उस किस्म की अथॉरिटी अभी तक दूसरी, उनके जो साहबजादे आए हैं, या वो बीमार हैं, या उनको इंजरी हुई है, या वो जानबूझ के इससे ज़्यादा दखल नहीं देना चाह रहे। क्योंकि एक तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया था, उन्होंने कहा था मैं इस मुआहदे से खुशबुश तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के मफाद में है, जो मैं आपको बता रहा था ना। तो उन्होंने फिर कहा कि जाओ तुम बातचीत करो। लेकिन जो जिस तरह पाकिस्तान में बहस चल रही थी, जो मेरी कोशिशें थी हिंदुस्तान से मुआहदा करने की, और दूसरी भी, मैं उनकी नीयत तो नहीं डाउट करता, जो मेरी राय से इख्तलाफ कर रहे थे वो दयानतदाराना तौर पे ये समझते थे कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो डिबेट तो बड़ी जबरदस्त थी, मैं तो गुजरा हूँ उसमें। लेकिन आई वॉज एबल टू कन्विंस द अंपायर एट दैट टाइम वॉज प्रेसिडेंट मुशर्रफ। जो लोग इख्तलाफ कर रहे थे, खा उनका मिलिट्री से था ताल्लुक था या सिविल से था, इख्तलाफ तो लोग कर ही रहे थे ना। मैंने तो अपनी किताब में उन इख्तलाफात का जिक्र करके जवाब भी दिया। ईरान में भी नजर आ रहा है, वो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भी उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहदे के अभी भी इम्कानात जो है ना, वो 50-50 हैं, जबकि पासदारान इनकलाब की मंजूरी को फैसला कुन करार दिया जा रहा है। यानी अभी भी हम कह सकते हैं कि असल फैसला ईरानी सफारतकार नहीं, बल्कि हतमी इख्तियार बदस्तूर पासदारान इनकलाब के पास ही रहेगा, वही फैसला करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि डिवीजन है। अब ये डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता उनके जो रहबर हैं उनकी क्या पोजीशन है। कई लोग कहते हैं जी वो क्यों नहीं मंजर आम पे आते। जब उनके वालिद का इतना वो फ्यूनरल था, उस पर भी वो नजर आए। तो एक वजह तो मुझे समझ आती है, शायद उनकी सेहत अच्छी ना हो, लेकिन दूसरी एक और वजह समझ आती है, इजराइल की इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, और वो ईरानियन सोसाइटी में उसका इतने स्पाइस छुपे हुए हैं कि उनके जर्नैल, उनके साइंटिस्ट कत्ल कर दिए गए चुन चुन के, उनकी लीडरशिप ख़त्म कर दी गई, सो मच सो कि जो रहबर है उनको शहीद कर दिया गया। तो इन हालात में समझ आती है, कहा यह जा रहा है कि वो अवेलेबल है ही नहीं किसी से, वो सिर्फ पर्सनल मैसेंजर्स के जरिए है। वो मैसेंजर्स को अननोन होंगे जो भी हैं, वो नहीं सीन पे आते क्योंकि वो इसराइल को मौका नहीं देना चाहते। तो इसी लेकिन ये बात है कि ईरान में किसी को अंपायर का रोल अभी नज़र नहीं इतना आ रहा, लेकिन अल्टीमेटली ईरान के अवाम भी तो अंपायर है ना। ईरान के अवाम की जो मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात, मैं मानता हूँ बहुत से लोग पासदारान के हक में होंगे, पासदार लोग ये भी होंगे कि अमेरिका से कोई सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल 1979 से अभी 47 ईयर्स की दुश्मनी है। तो दूसरा नेचुरली एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है जो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन वो एलिमेंट भी तो ये सोचेगा ना अल्टीमेटली कि भाई इस हालत में अगर हम रहे
हमारे अपने अवाम का क्या हशर होगा। और अगर ईरान ने बड़ी बहादुरी से लड़ा है लेकिन उसकी मईशत को जो नुकसान पहुंचा है, कम से कम 25 साल उसको पीछे धकेल दिया गया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया गया है, तो ये तो दो कंपीटिंग ओपिनियंस ईरान में हैं। और हमने देखा है आज से 2-1 साल में 2-1 दफ़ा बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए हैं। हाँ, ये ठीक है कि ईरानी कौम इकट्ठी हो गई जब अमेरिका ने और इसराइल ने उस पर हमला किया, लेकिन डिफरेंसेस तो कोई छुपी बात नहीं है ना, वो तो बिल्कुल आया है। तो मैं ये समझता हूं कि ईरान की लीडरशिप को ये समझना पड़ेगा कि वो रोमन्स की एक सेइंग थी, ही हु फाइट्स एंड रन्स अवे लिव्स टू फाइट अनदर डे, बट दे आर नॉट रनिंग अवे, they have fought so bravely that it is actually it is historical the nature of their fight। अब इससे ज्यादा उनको सबूत देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका समझ गया है कि ईरान को दबाना कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इस पूरी सफारतकारी में हम देख रहे हैं ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब का किरदार बड़ा खुलकर सामने आया है। आपके ख्याल में इन ममालिक ने सिर्फ सालसी की है या वो खित्ते में एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बुनियाद रख रहे हैं? नहीं, देखें, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि ओमान की एक दूसरी हैसियत है। ओमान और ईरान दो ही मुल्क हैं, उसमें कतर और पाकिस्तान रोल अदा नहीं कर सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो मामला है उसको कंट्रोल, नेविगेशन, और अगर उसमें माइंस है, माइन स्वीपिंग करनी, उसको जहाज़ों के लिए सेफ बनाना, ये तो ये मुल्क ही कर सकते हैं। पाकिस्तान ये रोल नहीं अदा कर सकता, न कतर अदा कर सकता। लेकिन हमारा बहुत अहम रोल है अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत कराना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके दरमियान हम बातचीत जो करा रहे हैं ये बहुत मैं समझता हूँ हिस्टोरिक नेचर की है। तो आप जब बात चारों एक नौयत का रोल नहीं है, ओमान का और रोल है ईरान के साथ मिलके, हमारा जो रोल है वो सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ, तुर्की के साथ, मिस्र के साथ हमारे वज़राए ख़ारजा भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि ये जो, क्योंकि ये चारों मुल्क जिनका नाम लिया है ये अमेरिकन एलाइज हैं। सऊदी अरेबिया अमेरिका का एलाई है, मिस्र अमेरिका का एलाई है, तुर्की तो नेटो एलाई है, और पाकिस्तान के हिस्टोरिकली वी हैव बीन एलाइड टू यूनाइटेड स्टेट्स, और आजकल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ये मुल्क जो है ये रोल ये अदा कर सकते हैं कि अमेरिका को पे प्रेशर डालें कि इसको आप वो हल एक्सेप्ट करें जिसके मैं पहले आपको कह रहा था, बजाय ये कि दूसरा हल जो कि ज़ायनिस्ट लॉबी चाह रही है उस खित्ते में तबाही आ जाएगी। तो असली रोल हम चारों का वो है। लेकिन सर और ओमान का और नौयत का बिल्कुल ठीक। लेकिन सर गजा में जो इसराइल ने फौजी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि वो हमास की हमायत जारी रखेगा, ऐसे में फिर जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की बात कितनी हकीकत पसंदाना दिखाई देती है? नहीं, देखें, वो तो अमेरिका को साबित करना पड़ेगा ना कि जो हशर किया है उन्होंने, उसमें हमास का पूरी गजा का जो हशर कर दिया है वो तो जेनोसाइड है। तो उसमें क्या किसी नहीं कि अमेरिका सिर्फ इजराइल आके बॉम्ब करे और कोई उसको मुकाबला ना कर सके। तो हमास ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो अपनी गवर्नमेंट खुद रिजॉल्व कर दिया है, उन्होंने तो हैंड ओवर कर दिया है जी, उन्होंने तो साबित कर दिया है। वो कहते हैं हम हथियार दे देंगे अगर एक दफ़ा इजरायली फ़ौज निकल जाए, और दूसरी फ़ौज आके जो भी जिन ममालिक की होगी जो पीस कीपिंग बोर्ड के मेंबर्स हैं वो अपनी फ़ौज वहाँ भेज दें। तो वो तो रेडी है इस बात। तो अभी इससे तो बड़ी रीजनेबल बात है। ये टेस्ट तो हो गया पीस कीपिंग, वो जो पीस कीपिंग बोर्ड एक बनाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है। सारी इस्लामी दुनिया को उसको सपोर्ट करना चाहिए। यूरोप ने कई ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसमें फ़लस्तीनियों को तो कसूरवार नहीं किया जा सकता ना कि इजराइल ने आके कब्जा कर लिया, पीछे हट भी नहीं रहा। और साथ कहा जा रहा है कि वो अपने हथियार छोड़ दें। भाई हथियार नहीं छोड़ेंगे वो, तुमने इतने साल लड़के हथियार नहीं दिए, तुमने तबाह कर दिया उनको, अब और क्या हथियार वो तुम्हें देंगे?